नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुल मिलाकर 21 शिफ्टें हो चुकी हैं। तो इन 21 शिफ्टों के हम लगभग 700 प्रश्न लेकर आए हैं। लगभग 700 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर के हैं और कुछ क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। जो बच्चे इस क्लास को देख लेते हैं और उनका आगे एग्ज़ाम है, तो इस क्लास से उनको लगभग 20 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में रिलेटेड आ रहे हैं और क्वेश्चन रिपीटेड भी आ रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और अपने 20 नंबर पक्के करना। इस क्लास में 100% एक्यूरेट सही क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है मिशेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। मिशेल बैचलेट को मानवाधिकार, शांति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वे चिली की 2 बार राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति रह चुकी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रही हैं। यह पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट देता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर को टेनिस इतिहास में अद्भुत उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम चुना गया। और फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 20। और वे 310 सप्ताह तक वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। ठीक है, वे 310 सप्ताह तक वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। उनके नाम पर 103 एटीपी खिताब हैं। कितने हैं? 103 एटीपी खिताब हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। ऑप्शन से कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन। तो इन 4 देशों में जो सही जवाब है, सही जवाब जो है वो सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब। अमेरिका ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए सऊदी अरब को यह दर्जा प्रदान किया। यह दर्जा रणनीतिक और सैन्य लाभ देता है। पहली MNNA सूची में 1987 में बनी थी। क्या? पहली MNN सूची जो है 1987 में बनी थी। भारत MNA नहीं है, भारत अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा क्वालिफाई करने वाला देश कौन है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा क्वालिफाई करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन थे आइसलैंड, कुआरकाओ, पनामा या फिर कतर। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कुराकाओ। करीब 1.9 लाख आबादी वाला कुराकाओ विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना। यह कैरेबियन का छोटा द्वीपीय देश है। जनसंख्या लगभग 1.9 लाख है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आरबीआई ने अनाधिकृत फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की सूची में कितनी नई संस्थाएं जोड़ी। आरबीआई ने अनाधिकृत फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की सूची में कितनी नई संस्थाएं जोड़ी। 5, 7, 10, 12। 5, 7, 10, 12। तो इसका सही जवाब है 7। आरबीआई ने 7 नए अवैध फॉरेक्स प्लेटफॉर्म जोड़े जिससे कुल संख्या 95 हो गई। कितनी हो गई? 95 हो गई है। अनाधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग
FEMA के तहत ये दंडनीय है। RBI समय समय पर अलर्ट लिस्ट अपडेट करता है और केवल अधिकृत बैंक और FFMC वैध होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवीदिया ने AI सर्वर लागत कम करने के लिए किस प्रकार के चिप्स का चयन किया? इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी LPDDR। LPDDR चिप कम ऊर्जा खपत करते हैं, जिससे AI सर्वर की लागत और बिजली उपयोग दोनों घटते हैं। LPDDR मोबाइल डिवाइस में भी उपयोग होती है। यह कम ताप उत्पन्न करती है। AI सर्वर की दक्षता इससे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसरो ने किस क्रियोजेनिक इंजन का बूट स्ट्रैप मोड परीक्षण किया? इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे, तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है C-20। इसरो ने C-20 क्रियोजेनिक इंजन का बूट स्ट्रैप मोड टेस्ट सफलतापूर्वक किया, जो LVM-3 की क्षमता बढ़ाता है। और LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है। C-20 ऊपरी चरणों में उपयोग होता है। यह गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को रद्द किया? तो इसका सही जवाब जो है वो ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसके कई प्रावधान असावधानिक घोषित किए गए। इस अधिनियम में न्यायाधिकरण सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े बदलाव थे। कोर्ट ने कहा यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा 2021 में लाया गया था। 2026 पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेंगे? ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नामीबिया, भारत और नेपाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका सही जवाब है। ICC ने 2016 अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में जिम्बाब्वे और नामीबिया को दी है। अफ्रीका क्षेत्र में यह मेजबानी कम ही दी जाती है। जिम्बाब्वे पहले भी ICC इवेंट होस्ट कर चुका है और जो नामीबिया है यह उभरती क्रिकेट नेशन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इस वेस्टइंडीज बल्लेबाज ने 12 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ शतक बनाए हैं। क्रिस गेल, ब्रायन लारा और साई होप या फिर शिव नारायण चंद्रपाल। तो इन चारों ऑप्शन से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है साई होप। साई होप वनडे क्रिकेट में 12 अलग अलग टीमों के खिलाफ शतक बनाकर वेस्टइंडीज के सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज बने। और साई होप वेस्टइंडीज ODI टीम के कप्तान भी हैं। साई होप वेस्टइंडीज ODI टीम के कप्तान भी हैं। उनका ODI औसत 50+ है। उन्हें टेस्ट और ODI दोनों प्रारूपों में तकनीकी खिलाड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन था हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किन देशों को भागीदार देश चुना गया? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इटली। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। नागालैंड सरकार ने इन तीनों देशों को सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देश घोषित किया। और हॉर्नबिल महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है। इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली। वन हेल्थ मिशन का
उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत दृष्टिकोण से मजबूत करना, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत ने 2023 में वन हेल्थ मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य महामारी रोकथाम और स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाना। इसे कई मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छता और सुरक्षा शौचालय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छता और सुरक्षित शौचालय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया। विश्व शौचालय दिवस हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत ने SBMG के तहत कई शौचालय बनाए। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट किस अभिनेत्री को बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट किस अभिनेत्री को बनाया गया एडवोकेट? तो इसका सही जवाब जो है वो कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया। कीर्ति सुरेश राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया है। यूनिसेफ बाल अधिकार पर वैश्विक संगठन है। यूनिसेफ बाल अधिकारों पर वैश्विक संगठन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस वैश्विक संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शांति, विकास और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1986 में शुरू हुआ और पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नकदी राशि दी जाती है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉजर फेडरर किस देश से संबंध रखते हैं? रॉजर फेडरर किस देश से संबंध रखते हैं? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या स्पेन? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने ग्रास कोर्ट किंग भी कहा जाता है। फेडरर ने 310 सप्ताह विश्व नंबर 1 की रैंकिंग पर रही। वे लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कई बार चुने जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अमेरिका विभाग द्वारा किसी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया जाता है? किस अमेरिकी विभाग द्वारा किसी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया जाता है? विदेश विभाग, रक्षा विभाग, कांग्रेस या व्हाइट हाउस? तो इसका सही जवाब जो है विदेश विभाग द्वारा। मेजर नॉन नाटो एली का दर्जा अमेरिका का विदेश विभाग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए देता है। यह दर्जा सैन्य सहयोग बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहले यह दर्जा 1987 में दिया गया था। इजराइल और जापान भी MNA देश हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुराकाओ किस क्षेत्र में स्थित है? यूरोप, कैरिबियन, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है कैरिबियन में। कुराकाओ कैरिबियन समुद्र के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र है जो नीदरलैंड के अधीन है। इसकी राजधानी विल्मेस्टेड है। जनसंख्या लगभग 1.6 लाख है। 2026 फीफा विश्व कप के लिए यह पहली बार क्वालिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI की अलर्ट सूची किससे संबंधित है? बैंकिंग घोटाले, अनाधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान सुरक्षा या साइबर अपराध? तो इसका सही जवाब है अनाधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। RBI ने इसको अनाधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान करने के लिए अलर्ट सूची जारी करता है। अब तक कुल 95 प्लेटफॉर्म सूची में हैं। RBI केवल अधिकृत ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग की अनुमति देता है।
फ्रॉड रोकने के लिए यह सूची समय समय पर अपडेट की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि LPDDR तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरणों में उपयोग की जाती है? सर्वर, मोबाइल और टैब, टीवी या कैमरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल और टैब। LPDDR लो पावर DDR कम पावर उपयोग करने वाली रैम होती है और मोबाइल टैब में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। नवेदिया सर्वर लागत घटाने के लिए इसका उपयोग कर रही है। LPDDR ऊर्जा खपत बहुत कम करती है। प्रदर्शन DDR से बेहतर होता है। AI चिप डिजाइन में इसका उपयोग बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CE-20 इंजन किस भारतीय रॉकेट में उपयोग होता है? CE-20 इंजन किस भारतीय रॉकेट में उपयोग होता है? ऑप्शन है PSLV, ऑप्शन बी है SSLV, ऑप्शन सी है LVM-3 और ऑप्शन डी है GSLV F10। तो इसका सही जवाब है LVM-3, ऑप्शन नंबर सी। इसका थोड़ा और फिर देख लेते हैं। थ्रस्ट लगभग 200 न्यूटन का होता है। क्या होता है? 200 न्यूटन का होता है। और इसरो ने हाल ही में इसका बूटस्ट्रैप मोड भी टेस्ट सफल किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2019, 2020, 2021, 2022। तो इसका सही जवाब है 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया। यह अधिनियम विभिन्न ट्रिब्यूनलों के कार्यों में सुधार के लिए था। जजों की नियुक्ति, सेवा शर्तें मुख्य बिंदु थे। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना। नीतीश कुमार किस राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं? तो वे बिहार से आते हैं। इसका सही जवाब बिहार है। नीतीश कुमार बिहार राजनीति के प्रमुख नेता हैं और अब तक 10 बार मुख्यमंत्री का बन चुके हैं। वे JDU के प्रमुख नेता हैं। पहला कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ था। उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में स्थित है? तो जिम्बाब्वे एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब अफ्रीका में। जिम्बाब्वे और नामीबिया 2026 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और नामीबिया की राजधानी जो है विंडहाक है। और अफ्रीका पहले ही कई ICC इवेंट होस्ट कर चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शाई होप क्रिकेट में कौन सी भूमिका निभाते हैं? गेंदबाजी की, विकेटकीपर, बल्लेबाजी की, ऑलराउंडर की या तेज गेंदबाज की। तो इसका सही जवाब है विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं वो। शाई होप वेस्टइंडीज के विकेटकीपर, बल्लेबाज हैं और 12 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं। ODI में उनका औसत 50+ है। वे वेस्टइंडीज के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है। और वे बारबाडोस रॉयल्स टीम के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय। इसका सही जवाब नागालैंड है। नागालैंड सरकार ने 2025 के लिए स्विट्जरलैंड और UK और आयरलैंड को भागीदार देश चुना है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। किसानों गांवों में आयोजित होता है। पहली बार 2000 में शुरू हुआ था ये। वन हेल्थ मिशन मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित है? सैन्य सुरक्षा, मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान और या कृषि उत्पादन। तो इसका सही जवाब है मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस दिवस पर शुरू किया गया? तो यह विश्व शौचालय दिवस पर शुरू किया गया था। बीच करेक्ट। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छता जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है। यह SDG 6 को समर्थन देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कीर्ति सुरेश मुख्य रूप से किस फिल्म उद्योग में काम करती हैं? बॉलीवुड, तमिल और तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिल और तेलुगु। यूनिसेफ इंडिया ने कीर्ति सुरेश को बाल अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के लिए
सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। नेशनल अवार्ड विजेता हैं। फिल्म महानटी में अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्री में से एक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में दिया जाता है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता है, चेन्नई। तो इसका सही जवाब नई दिल्ली है। आयोजन नई दिल्ली मेमोरियल ट्रस्ट करता है। कई नोबल विजेताओं को भी यह पुरस्कार मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजर फेडरर किस सतह पर सबसे अधिक सफल रहे हैं। तो वे जो रहे हैं ग्रास कोर्ट पर रहे हैं। उन्होंने 8 विंबलडन जीते हैं। उनकी सर्व और वाली तकनीक श्रेष्ठ है। ग्रास कोर्ट पर उनकी विन रेट सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सऊदी अरब किस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र, यूरोप, अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है खाड़ी क्षेत्र में। राजधानी रियाद है। यह तेल उत्पादन में अग्रणी देश है। अमेरिका का नया MNN बना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नामीबिया की सीमा किस देश से लगती है। भारत, चाद, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। तो इसका सही जवाब दक्षिण अफ्रीका से। यह ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शाही होप किस कैरेबियन देश से आते हैं। तो वे जो बारबाडोस से आते हैं। बारबाडोस वेस्ट इंडीज का अहम क्रिकेट केंद्र है। होप यहाँ से उभरने वाले प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं। ODI में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण के लिए किया जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट मैन इन टावर उपन्यास किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है। लास्ट मैन इन टावर उपन्यास किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है चेतन भगत सिंह, अरविंद अडिगा और अमरीश त्रिपाठी, सलमान खान। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी, अरविंद अडिगा। लास्ट मैन इन टावर एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे जो है भारतीय लेखक अरविंद अडिगा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो संबंधित था धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता को मूल अधिकार प्रदान करता है और इसमें मन की स्वतंत्रता भी शामिल है। साथ ही व्यक्ति को किसी भी धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक है। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर माल्टोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। प्रोटीन पाचन की शुरुआत पेट में होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत जो है पेट में होती है, जहाँ पेप्सिन प्रमुख एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक कितने पार्ट चर्चाओं के बाद पारित किया जाता है। तो संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है वो 3 पार्ट और चर्चाओं के बाद ही पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 पार्ट। तो
पहला पार्ट विधेयक की प्रस्तुति होता है, इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा पार्ट विस्तृत चर्चा, बहस और आवश्यक संशोधन के लिए होता है। और जो तीसरा पार्ट है अंतिम स्वीकृति के लिए होता है, उसमें मतदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस परिवहन ऊतक में वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम या फ्लोएम में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, केवल जाइलम में। तो जो जाइलम है, जाइलम में जो है पाया जाता है। पौधों के दो मुख्य कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम मुख्य रूप से पानी और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्जैन का प्रमुख रूप से विस्तार और विकास किस मराठा नेता के शासनकाल में हुआ? उज्जैन का प्रमुख विस्तार और विकास किस मराठा शासन के काल में हुआ? बाजीराव प्रथम, रणोजी राव सिंधिया और महारानी अहिल्याबाई होलकर या फिर महा महागदी सिंधिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रणोजी राव सिंधिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शटल पहले सैटेलाइट स्पेस को किस आंतरिक एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है यूरोपीय आंतरिक एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन या जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नासा द्वारा। तो स्पेस एक बहुउद्देशीय वैज्ञानिक उपग्रह था जिसे जर्मनी में विकसित किया गया था और इसको जो है नासा ने लॉन्च किया। कि वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला जो हैं वो मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं। What was Indian ranks in the Corruption Perception Index CPI 2024? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2024 में भारत की जो रैंक थी वो 96 थी, ऑप्शन नंबर सी 96। यह रिपोर्ट जो है CPI द्वारा जारी की जाती है और 180 देशों में जो है भारत जो है 96 स्थान पे था। 2024 में भारत का कुल स्कोर जो 38 था और 2023 में जो 39 था, थोड़ा सा कम हुआ। 2023 में भारत की 93 रैंक थी और 2024 में तीन पैदा नीचे गिर गया और 96 पर आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द रनर अप इन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमेन सिंगल्स? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल श्रेणी में रनर अप कौन रही? तो रनर अप जो रही हैं वो रही हैं एलिना सबलेंका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एलिना सबलेंका जो हैं वो रनर अप रही हैं। 2025 महिला एकल फाइनल में मेंडिस की ने फाइनल जीतकर चैंपियन बनी। कौन बना? मेंडिस की जो है फाइनल जीतकर चैंपियन बनी। उन्होंने एरिना सबलेंका को हराया, ठीक है। और उनका जो स्कोर रहा था 6-3, 2-6 और 7-5 रहा। सबलेंका उस समय वर्ल्ड नंबर 1 रही थी। 2023 और 24 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं और पत्थर हमारे पैर पर समान और विपरीत बल लगाता है तो यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। When we hit a stone hard with our foot and the stone exerts an equal and opposite force on our foot, which law of Newton does it demonstrate? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। न्यूटन का तृतीय लॉ है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नास्किस, अल्बर्टा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था,
विच इंडियन क्रिकेटर वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2025 वर्ष 2025 में पद्म श्री सम्मान से किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? यह सम्मान जो है रविचंद्रन अश्विन को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल मेनली एक्सप्लेन विच सब्जेक्ट? तो उन्होंने जो बताया था वो बताया था आनुवंशिकी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स के बारे में बताया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाल ही में एशियाई गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन अ गोल्ड मेडल विथ अ रिकॉर्ड थ्रो इन जेवलिन एट द एशियन गेम्स? तो इसका सही जवाब जो है वो अनु रानी है। ऑप्शन नंबर सी अनु रानी। अनु रानी ने 2023 में जो है 62.92 मीटर का थ्रो फेंककर भारत की पहली महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। पहली महिला बनी है जिन्होंने भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वन तारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया था? तो ये जो स्थापित किया था अनंत अंबानी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और मंगोलिया 2025 की यात्रा के दौरान किन किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा, रक्षा, खनिज संसाधन, डिजिटल एवं सांस्कृतिक सहयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने जो है भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के किस क्षेत्र में विशेष सहयोग पर सहमति व्यक्त की? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा, रक्षा, खनिज, डिजिटल और सांस्कृतिक सहयोग। इस पर जो है उन्होंने सहयोग की सहमति व्यक्त की मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने मंगोलिया के लिए किस सुविधा की घोषणा की जिससे लोगों के बीच सीधा संपर्क बढ़ सके? तो इसका सही जवाब जो है वो फ्री ई वीज़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, फ्री ई वीज़ा, फ्री ई वीज़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और मंगोलिया ने वैश्विक मंच पर किसके हितों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई? तो इसका जो सही जवाब है वो वैश्विक दक्षिण, ठीक है, ग्लोबल साउथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत मंगोलिया 2025 यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, खनिज संसाधन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत मंगोलिया 2025 यात्रा के दौरान किस क्षेत्रों में एमओयू हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खनिज संसाधन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उल्लास योजना के तहत तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में कौन राज्य घोषित हुआ? तीसरा राज्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, त्रिपुरा। जून 2025 को त्रिपुरा को उल्लास योजना के तहत फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। किसे? त्रिपुरा को। त्रिपुरा की वैश्विक साक्षरता दर जो है वो 95.6% मानी गई। ठीक है, जो पूर्ण साक्षरता यानी कि फंक्शनल लिटरेसी के केंद्र द्वारा स्थापित किया गया जो है 95% से थोड़ा सा अधिक है, यानी कि ज़्यादा है, तो इसलिए उसे पूर्ण साक्षर तीसरा राज्य बना दिया गया है। इससे पहले स्थान पर पूर्ण साक्षर राज्य क्रमशः जो है मिजोरम और गोवा है। पहले पे मिजोरम है, दूसरे पे गोवा है। उल्लास योजना जो है ये 2022 से 27 के लिए शुरू की गई थी
और इसमें 15 वर्ष और कितने वर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। त्रिपुरा की यह उपलब्धि 1961 में 20% थी। मतलब त्रिपुरा की यह उपलब्धि है कि त्रिपुरा में 1961 में 20% साक्षरता दर शुरू हुई थी और आज एक लंबी परिणाम के बाद 2011 में यह 87% हो गई और आज ये जो है 25.6% तक पहुंच गई, यानी कि 20% से शुरू होकर सीधे 95% तक पहुंची है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट दुर्घटना किस जिले में हुई? तो ये जो हुई थी ये हुई थी संगरेड्डी में, ऑप्शन बीच का संगरेड्डी। 30 जून को जो तेलंगाना में एक रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट हुआ था वो संगरेड्डी जिले में हुआ था। घटना उस फैक्ट्री में हुई थी जो संघाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंतर्गत आती है और फैक्ट्री जिले के पसमीलाराम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जो संगरेड्डी जिले में है। विस्फोट 30 जून 2025 को सुबह 9:20 बजे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो जाइलम, फ्लोएम या पेरेकाइमा या कलेनकाइमा। तो इसका सही जवाब है पेरेकाइमा। पेरेकाइमा जो होता है वो पौधों में पाए जाने वाला सबसे सामान्य और मुलायम स्थायी ऊतक है। इसका विशेष रूप से क्लोरेनकाइमा और क्लोरोप्लास्ट रखता है, जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान। इसका सही जवाब है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विशेष रूप से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लड़कों को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं प्लस अंग्रेजी राजस्थानी में दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी हर वर्ष प्रदान करती है। पुरस्कार में नगद राशि और प्रशस्ति पत्र और अकादमी का प्रतीक चिन्ह शामिल किए जाते हैं और इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत के युवा लेखकों को साहित्य सृजन के प्रोत्साहित करना है। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्यम क्रियाशील होता है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा या फिर पारा। तो इसका सही जवाब है लोहा, आयरन। पोटेशियम के सोडियम Na बहुत अधिक क्रियाशील हाई रिएक्टिव तत्व हैं और रिएक्टिविटी सीरीज के शीर्ष पर आते हैं। आयरन मध्यम क्रियाशील होता है और यह सीरीज के बीच भाग में आता है और आयरन पानी और भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की तरह तेजी से नहीं करता। मरकरी बहुत ही कम क्रियाशील और लिक्विड मेटल है, इसलिए इस सीरीज के नीचे भाग में आता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग हो जाता है। तो कॉपर का रंग जो हो जाता है वो नीला से रंगहीन हो जाता है।
ठीक है, ब्लू से कलरलेस हो जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन नीला होता है क्योंकि इसमें कॉपर 2+ आयन मौजूद होते हैं और जिंक कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर 2+ आयनों को विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इन 2024 हाउ मैनी स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव द अर्जुन अवार्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 32 लोगों को दिया गया है। 32 लोगों को 36 लोगों को 32 लोगों को 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के घोषणा के अंतर्गत 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस बार अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में 17 पैरा एथलीट्स शामिल थे। यह पैरा एथलीट्स की संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और पुरस्कार की घोषणा जो है 2 जनवरी 2025 को की गई थी और पुरस्कार जो बांटे गए थे वो 17 जनवरी को बांटे गए थे। 17 जनवरी को एक अवार्ड समारोह में जो है पुरस्कार को वितरित किया गया था। अर्जुन अवार्ड भारत का एक प्रतिष्ठित खेल सम्मान है जिसे उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना और नेतृत्व गुणों के लिए दिया जाता है। 2024 में इस सम्मान से पुरस्कृत खिलाड़ियों का चयन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, पैरा स्पोर्ट आदि में हुआ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि ये उससे था न्यूमेरिकल से था कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग आवर्त का टाइम पीरियड कितना होता है। यदि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला तरंग है तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछा, टी पूछा है टाइम पीरियड, तो 0.02 सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टाइम पीरियड फार्मूला होता है टी बराबर 1/2 टी बराबर होता है 1/f। तो एफ दिया है 50 हर्ट्ज और टी बराबर 1/50 करेंगे तो 0.02 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है तरंग 1 सेकंड में 50 कंपन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है लिपटता है। मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है या लिपटता है। तो इसका सही जवाब है स्पर्श अनुवर्तन के कारण। मटर के पौधों की लताएं किसी वस्तु को छूते ही उसकी ओर मुड़ जाती हैं। इसको स्पर्श अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श अनुवर्तन कहते हैं। यह टच सिम्टम्स के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया है। टच स्टिमुलस के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया है। इसी कारण वह अन्य पौधों के सहारे चारों ओर लिपटता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसने फाइनल में जानिक सिनर को हराया था। तो US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीते थे कलरोज एल्कराज। ठीक है, कलरोज एल्कराज ने 7 सितंबर 2025 को US ओपन में फाइनल में जानिक सिनर को हराकर पुरुष एकल मेन सिंगल खिताब जीता। फाइनल मैच का स्कोर जो रहा था 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 था। यह एल्कराज का दूसरा US ओपन खिताब था और कुल मिलाकर उनका छठा ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, छठा। इस जीत के साथ एल्कराज ने फाइनल में हार रहे सिनल से विश्व रैंकिंग में फिर से नंबर 1 स्थिति हासिल कर ली। फाइनल में एल्कराज की आक्रामक खेल शैली, तेज सर्व, मजबूत फोरहेड और विविध शॉट ने सिनर को नियंत्रित करने में मदद की और मैच उन्हें बढ़त दिलाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द अंडर-19 वर्ल्ड कप T20 कप 2025 का महिला अंडर T20 विश्व कप किसने जीता। 2025 का 2025 का अंडर 19 T20 विश्व कप जो है वो भारत इंडिया ने जीता।
2025 आईसीसी अंडर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत के अंडर 19 महिला टीम ने साउथ अफ्रीका ओमन अंडर 19 को हराया। फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका 82 रन पर ऑल आउट हुआ और भारत ने 9 विकेट से लक्ष्य पूरा कर जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। 2025 में उनकी जीत ने 2023 की जीत को दोहराया। इससे पहले जो है भारत की महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम जो है 2013 में जीत चुकी है। ठीक है, फाइनल में जो है शानदार प्रदर्शन किया। किसने किया? बुंगाई तीसा ने। ठीक है, तीसा ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट लिए और बल्लेबाजी में 44 रन बनाए और नाबाद रही। इस प्रकार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी जो है भारत ने जीती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन थे राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयाराम सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में की थी। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक सुधार, सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को कम करना था। समाज पर राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था, लेकिन संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ही थे। महादेव गोविंद और राणे बाद में इसके प्रमुख नेता बने और आंदोलन को मजबूती दी। इसलिए जो है आत्माराम पांडुरंग इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती है सिक्किम में। भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में निवास करती है और वही उनकी सांस्कृतिक पहचान सबसे अधिक दिखाई देती है। यह जनजाति अपने पारंपरिक वस्त्र, नृत्य, भव्य भोजन और अनोखी कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम की जनसंख्या में भूटिया समुदाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत में बड़ी भूमिका निभाता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अन्य जनजातियां प्रमुख हैं, परंतु भूटिया जनजाति का मुख्य केंद्र सिक्किम ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243H निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 2043H ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल जो है 243H जो संबंधित है वो पंचायतों द्वारा कर लगाने और निधि एकत्रित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 243H जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है। किसमें? भाग 9 में शामिल है, जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान को स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर पंचायत को कर लगाने, शुल्क वसूलने और निधियां प्राप्त करने का अधिकार दे सके। इसके तहत पंचायतें स्थानीय विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकती हैं। यह अनुच्छेद वित्तीय सशक्तिकरण हेतु बनाया गया ताकि पंचायती स्वशासन को प्रभावी बना सके। टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री? तो टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड। टिम बिगमोर, फ्रेडी और वाइल्ड जो हैं वो जो हैं टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट इतिहास, उसके विकास और महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसे टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड ने संयुक्त रूप से लिखा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी? व्हाट
was the theme of International Yoga Day in 2025? What was the theme of International Yoga Day in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब जो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2025 में इंटरनेशनल योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम जो थी वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया था। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति की सेहत और हमारे ग्रह पृथ्वी की सेहत आपस में जुड़ी हैं। योग न सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण स्थिरता और सामूहिक भलाई की दिशा में भी काम कर सकता है। इस थीम के साथ 2025 में योग दिवस मनाने का उद्देश्य था लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय संबंधित स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस साल के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर आयोजन हुए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन हेडक्वार्टर में, साथ ही भारत में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम हुए। 2025 में योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वां समारोह था, यानी पहली बार 2015 में शुरू हुआ था। यह दिन आज 2025 में अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जल में मिल जाएं, तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस जल में मिल जाएं, तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिकेशन क्रिया होती है। जब जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो शैवाल की तेज वृद्धि होती है। इसे एल्गल बालूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गल बालूम कहा जाता है। यही प्रक्रिया जो है यूट्रोफिकेशन कहलाती है, जिसमें पानी का पोषक तत्व स्तर असामान्य से अधिक हो जाता है। शैवाल की अधिकता पानी में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है, जिससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। शैवाल सतह पर परत बनाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता। नियमित विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? तो नियमित विटामिन बी की कमी से जो है वो पिलग्रा होता है। क्या होता है? पिलग्रा होता है। पिलग्रा विटामिन B3 की कमी या ट्रिप्टोफैन की गंभीर कमी के होने के कारण होने वाला रोग है। इसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है। 4D सिंड्रोम यानी कि डर्मेटिस और धीरेहा, डिमेनिटिया और डेथ। रोगों में त्वचा में सूजन, रैशेज और सूर्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मानसिक भ्रम, याददाश्त में कमी, व्यवहार में बदलाव इसके प्रमुख लक्षण हैं। मक्का आधारित भोजन या कुपोषण वाले क्षेत्र में यह बीमारी ज़्यादा दिखी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? ब्लू, नीली ज्वाला, हरी ज्वाला, पीली धुआंधार ज्वाला। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, येलो स्मोक फिल्म। ठीक है। पीली धुआंधार या काली फली ज्वाला। एक कार्बनिक यौगिक है कौन? CHH8 जो है एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन 10 होते हैं और हाइड्रोजन 8 होते हैं। जब इसे जलाया जाता है तो पूर्ण दहन नहीं होता है, ज्वाला धुआंधार बनती है। यह धुआं ज्वाला पीली, येलो और स्मोकी यानी कि काली युक्त होती है। ज्वाला में छोटे कार्बन सूट मौजूद होते रहते हैं, इसे धुआंधार बनाते हैं। इसी कारण से इसे जलाने पर येलो स्मोकी फिल्म उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है? मुंबई, पुणे, नागपुर या फिर कराड़? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर
डी कराड़। ठीक है, तो ये जो शहर है महाराष्ट्र का है और इन्हें सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में आदर्श रूप के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पार्क हिमालय पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ लाल भालू, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए और अन्य हिमालयी जीव पाए जाते हैं। पार्क के क्षेत्रफल का लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर है। यह वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता और कला व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है ये सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में डी गुकेश के अलावा खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? तो ये जो मिला था खेल अवार्ड जो मिला था ये सभी को मिला था। भाकर को भी मिला था और हरमनप्रीत को भी मिला था, प्रवीण कुमार को भी मिला था, तो तीनों को मिला था। तो ऑल ऑफ वो ABC। ठीक है, 2024 के खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। डी गुकेश, भनु भास्कर और हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। और मनु बखेर को 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सम्मानित किया गया। और जो हैं हरमनप्रीत सिंह को जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान को भी खेल रत्न मिला 2024 में हॉकी क्षेत्र उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। प्रवीण कुमार पैराथलीट्स जिन्होंने पैरालंपिक में उच्च कूद हाई जंप में प्रदर्शन किया, उन्हें भी 2024 का खेल रत्न मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में अर्जुन पुरस्कार सबसे अधिक किस खेल में दिए गए? खेल पूछा। तो 2024 अर्जुन पुरस्कार में जो सबसे अधिक पुरस्कार जो दिए गए थे वो दिए गए थे पैरा एथलीट्स में। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट, पैरा एथलीट्स। 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। इसमें से पैरा एथलीट्स 9 खिलाड़ी भी शामिल थे। यह किसी एक खेल में सबसे अधिक संख्या थी। इसके अलावा हॉकी में 5 खिलाड़ी, एथलीट्स में 2, मुक्केबाजी में 2, शतरंज शूटिंग में। ठीक है, और पैरा एथलीट्स को इस बार अर्जुन अवार्ड सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलने से यह स्पष्ट होता है कि 2024 के लिए यह खेल सबसे अधिक पुरस्कृत रहा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिन या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो इसका सही जवाब है भारत मौसम विज्ञान विभाग या IMD। भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा तैयार किया जाता है। IMD केंद्रीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। यह मौसम संबंधी सेवाओं का प्रमुख संगठन है। IMD 6 डेज 7 दिन और से लंबी अवधि के लिए मौसम पूर्वानुमान, मानसून रिपोर्ट और आपदा चेतावनी जारी करता है। इस विभाग के पास मौसम उपग्रह, डॉप्लर वेदर रडार और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नेटवर्क हैं। इसरो, NDMA और GSI अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सीधे मौसम पूर्वानुमान के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था कि तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
बॉम्बे उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? तो इसका सही जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससी ने मई 2025 में फैसला सुनाया कि मातृत्व अवकाश तीसरे बच्चों के लिए भी दिया जाना चाहिए। यह क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि कोर्ट का मानना था कि मातृत्व अवकाश सिर्फ पहले या दूसरे बच्चों के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए। यह संविधान द्वारा संरक्षित महिला अधिकारों, गरिमा, समानता और स्वास्थ्य का हिस्सा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले कई राज्य नियोक्ता तीसरे बच्चों पर अवकाश देने से इनकार करते थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि ऐसा अस्वीकृति गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल नीतियाँ जैसे केवल 2 जीवित बच्चे मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट पर लागू नहीं होने चाहिए। इस निर्णय का महत्व है कि लाखों महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के बाद भी सुरक्षित वेतन अवकाश मिलने का रास्ता खुलेगा। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि मौसम में पूर्वानुमान 6 दिन, तो हो गया अभी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, रामपुर, आगरा या फिर कानपुर? तो इसका सही जवाब है रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा, विचारधारा और शाही समर्पित संग्रहालय जो है वो रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं? प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, लखनऊ? तो इसका सही जवाब चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश विकलांगजन एवं शिक्षा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जो दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षण संस्थान है। तो उत्तर प्रदेश के विकलांगजन शिक्षा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित, कहाँ? चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है 1986 में। मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए एनसीबी का गठन 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? NEERI कहाँ स्थित है? भोपाल, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई? इसका सही जवाब नागपुर। पर्यावरण अनुसंधान और जलवायु विश्लेषण हेतु प्रसिद्ध नेरी और CSIR के अंतर्गत नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन छूट गया था, तो अगला क्वेश्चन ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में है। BHU भारत का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो बनारस यूपी में है, वाराणसी यूपी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL मुख्यालय कहाँ है? CCL का मुख्यालय कहाँ है? धनबाद, रांची, कोयम्बटूर या रामपुर? सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड CCL का मुख्यालय कहाँ है? तो CCL कोल्ड इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय रांची, झारखंड में। कहाँ है? रांची, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है वो भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु IGFNA देहरादून में स्थित। कहाँ? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर देहरादून। ग्रामीण विकास पर बैंकर्स इंस्टीट्यूट बर्ड कहाँ है? ग्रामीण विकास बैंकर इंस्टीट्यूट बिड कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, पटना? तो इसका सही जवाब जो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी कर लखनऊ। नाबार्ड के द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकिंग व विकास प्रशिक्षण केंद्र बर्ड जो है लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है कि आर्थिक समानता दूर करने हेतु गांधी जी ने किसको बढ़ावा दिया? आर्थिक समानता दूर करने के लिए गांधी जी ने किसको बढ़ावा दिया?
तो गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने ग्रामीण रोजगार, कुटीर उद्योग, चरखा, हस्तशिल्प, आर्थिक समानता का साधन माना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि आई लव यू किसका कथन है? ओ डिस्प्यूटेबल डेमोक्रेसी आई लव यू किसका कथन है? इसका सही जवाब है जी बी सागा। ठीक है, जी बी सागा है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद जो है वो बंदा यूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बंदा यूनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व शांति की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके पास है? ठीक है, विश्व शांति की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख संस्था है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो ये रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो है 1608 में कैप्टन हरकिस का जहाज रेड ड्रैगन सूरत पहुंचा, जिसे अंग्रेजों भारत का आगमन हुआ। मतलब यहाँ से अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हुआ। यहाँ से अंग्रेज पहली बार भारत आना शुरू किए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान ने की थी। कब की थी? 1906 में की थी। और स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन से, फलों सब्जियों से, मसालों से, ठीक है, कुल मिलाकर कृषि से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका इसका सही जवाब बागवानी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण और सॉफ्ट ड्रिंक से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस समिति ने सुझाई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाई थी। बलवंत राय मेहता ने और किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पाती तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आर्थिक समानता दूर करने हेतु गांधी जी ने किसको बढ़ावा दिया? आर्थिक समानता दूर करने के लिए गांधी जी ने जो है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया। किसे? ग्रामीण उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रामीण उद्योग। साल 2025 में कौन सा पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो ये जो मिला था ये सुभाष राणा जी को मिला था। ऑप्शन नंबर ए के सुभाष राणा। सुभाष राणा को 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में जिसे राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था, सुभाष राणा को औपचारिक रूप से द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था? तो विजेता मेंडिस की थी और अरेना सबलंका को हराया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला फाइनल में जो है मेडिसन कीज ने अरेना सबलंका को हराया था। प्रतिरोधिकता किससे बढ़ती है? तो प्रतिरोधिकता जो है वो तापमान में वृद्धि से बढ़ती है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी ये नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 16 जून 2025 को आयोजित की गई थी। और जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन थे? तो भूपेंद्र यादव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये जो उत्तरदायी था ये परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, परमाणु नाभिक। और ये खोज जो है 1911 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका विभाजन में कितनी सतत कोशिकाएं बनती हैं? कोशिका विभाजन में कितनी सतत कोशिकाएं बनती हैं? हाउ मैनी टोटल सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन? तो इसमें जो बनती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेथेस 2 बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन 4 बनती हैं, और एक जो है माइटोसिस बनती है। तो एक माता कोशिका से 2 समान संतत कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मेथिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? 2025 के जुलाई डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? तो इसका सही जवाब है आकाश प्राइम। जुलाई 2025 में 15 लाख फीट ऊंचाई यानी कि 4500 मीटर से अधिक आकाश प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान प्राइम ने 2 तेज गति वाली हवाई लक्ष्यों को मारा, जिससे सिस्टम की क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी वायलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करती है। और वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ, और सबसे अधिक वेवलेंथ जो होती है वो 700 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि में जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स और TSH निकलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो आयाम जो है ध्वनि की प्रबल तीव्रता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025 का G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है अल्बर्टा, ऑप्शन सी करेक्ट। इससे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसको नहीं बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रष्टाचार, ये भी हो गया। 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB की जीत का जश्न मनाते समय बेंगलुरु में भगदड़ मची थी। वह स्टेडियम कौन सा था जिसके पास यह हादसा हुआ था? तो वह स्टेडियम जो था वो M चिन्नास्वामी स्टेडियम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, M चिन्नास्वामी स्टेडियम। और इसमें 11 लोग की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान भारत मिशन। यह जो है 27 जुलाई 2025 को 124वें मन की बात एपिसोड में ऐलान किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? इन May 2025 हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बीच के नरेंद्र मोदी जी। ये 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग 24 मई 2025 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्ट गवर्नर और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। यानी पूरे देश के राज्यों संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व था। तो नरेंद्र मोदी जी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मेडिसन की ने जीता है। ये भी हो गया। हाँ, ये 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष मेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये जीते जो थे वो जेनिक सिंगल। ये भी हो गया था, अभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट आ गया। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में हुए 32वें इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन समिट
32 वर्ल्ड एजुकेशन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ये जो की थी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की थी। तो ये जब हुआ था ये 22 और 23 अप्रैल को हुआ था। यह सम्मेलन इलिट्स टेक्नोमीडिया और डिजिटल लर्निंग मैगजीन द्वारा आयोजित किया गया था। इस 32वें सम्मेलन की मेजबानी जो है हॉर्स चेयरिंग जो है दुबई यूएई ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छावा जो फिल्म है छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर जो हैं वो लक्ष्मण उत्कट जी हैं। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और इसमें विकी कौशल और छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में निभाई है किसने? विकी कौशल ने। और छावा 2025 की प्रमुख ऐतिहासिक नाटकीय फिल्म में से एक है। इसे बजट व बड़े प्रदर्शन सेट के साथ बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में भारत सरकार MNRE ने निम्नलिखित किस शहर बंदर को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो एक उपयुक्त सभी हैं। कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, इन सभी को जो है मई 2025 में भारत सरकार MNRE ने बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित कर दिया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंकने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो थे नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा जो है 90.3 मीटर में भाला फेंका था, फिर भी ये खिताब नहीं जीत पाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मई 2025 में मुंबई में आयोजित वेब 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में किस विषय पर भाषण दिया था? ये जो भाषण दिए थे वो दिए थे भारतीय पारंपरिक स्वदेशी खेलों। भारत के किस राज्य में हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या समर्पित होगा? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के तहत राज्य के सभी जिलों पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। इसके अंतर्गत हर पुलिस स्टेशन में वोमेन हेल्प डेस्क मिशन शक्ति सेंटर बनेगा जिसमें महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकेंगी और संवेदनशील मामलों में सहायता पा सकेंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए क्वेश्चन भेजते रहें ताकि बच्चों को सही गाइडेंस दिया जा सके, सही क्वेश्चन एग्जाम में कराया जा सके। ठीक है, तो जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।